हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कैसे हम लोग किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालेंगे बच्चों? अगर डेफिनेशन की बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का तो कहते हैं सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट given in rate law equation is called order of reaction. Sum of the power of concentration of reactant given in rate law equation is called order of reaction. मतलब कोई भी आप गिवन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का रेट लॉ इक्वेशन को लिखिए और रेट लॉ इक्वेशन को लिखने के बाद जो भी कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर होगा उन सभी पावर को आप ऐड कर दीजिए तो फाइनली आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। लिखते हैं सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट given in rate law equation is called order of reaction। एक ऑर्डर ऑफ डेफिनेशन बच्चों, एक हम लोग एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, कोई रिएक्शन को कंसिडर करते हैं और रिएक्शन को कंसिडर करने के बाद जो है हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो लेट अस कंसिडर अ केमिकल रिएक्शन, लेट अस कंसिडर अ केमिकल रिएक्शन। बच्चों लिख रहे हैं XA प्लस B Y, सॉरी हाँ ठीक है, XA YB प्लस ZC2P प्रोडक्ट P। ध्यान से देखिए आप, एक रिएक्शन को हम लोगों ने कंसिडर किया ABC जो कि हमारा रिएक्टेंट है केमिकल रिएक्शन में और P हमारा प्रोडक्ट है। A का कोएफिशिएंट X है, B का कोएफिशिएंट Y है और C का कोएफिशिएंट Z है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं गिवन इन रेट लॉ इक्वेशन, तो सबसे पहले हम लोगों को रेट लॉ इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। तो रेट लॉ इक्वेशन किस प्रकार से लिखते हैं बच्चों हम लोग? ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो सबसे पहले हम लोग को लॉ ऑफ मास एक्शन क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड देयर कोएफिशिएंट रेज़्ड टू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा और उसका कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या करेगा? पावर पर रेज करेगा। तो ये भी B भी हमारा क्या है? कंसंट्रेशन टर्म है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B और B का कोएफिशिएंट Y है तो Y जो है कंसंट्रेशन टर्म के पावर पर रेज करेगा। उसी प्रकार से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C टू द पावर क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। यानी कि ये सारा का सारा कंसंट्रेशन टर्म है हमारा। तो रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन A टू द पावर X, B टू द पावर Y एंड C टू द पावर Z। तो यहाँ बच्चों प्रोपोर्शनल साइन है, प्रोपोर्शनल साइन के जगह पर एक इक्वलिटी साइन को लाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म निश्चित रूप से हम लोग को लाना पड़ेगा, तभी हम लोग प्रोपोर्शनल साइन को कांस्टेंट टर्म इक्वलिटी साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर R इक्वल्स टू लिखते हैं तो K हम लोग को एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो A टू द पावर X, B टू द पावर Y एंड C टू द पावर Z। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? ये रेट लॉ इक्वेशन हो गया। हम लोगों को रेट लॉ इक्वेशन लिखना आ गया। इस तरीके से हम लोग रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं। और जो मेरा जो लॉ ऑफ मास एक्शन का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने रेट लॉ इक्वेशन को किस प्रकार से निकालेंगे उसको मैंने उस लेक्चर में मैंने बताया है। तो अब रेट लॉ इक्वेशन आ गया हमारा, तो हम लोग यहाँ पर से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन क्या हो जाएगा? इस रिएक्शन के लिए
ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, जो भी कंसंट्रेशन टर्म का पावर होगा उसका सम क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो x प्लस वाई प्लस जेड, इस प्रकार से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग एक और रिएक्शन को कंसिडर करें, a प्लस 2b एरो p, तो रिलेटिव इक्वेशन क्या लिख सकते हैं बच्चों, r इक्वल्स टू के इंटू ए टू द पावर 1, ए का कोएफिशिएंट 1 है, b टू द पावर 2। तो हमारा ये रेट लॉ इक्वेशन आ गया। तो रेट लॉ इक्वेशन के आधार पे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए की बात करें तो 1, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी तो क्या हो जाएगा बच्चों 2। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा रिएक्शन के लिए, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। इस तरीके से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ स्पेशल रिएक्शंस वगैरह हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा ताकि हम लोग और बेहतर तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सके, बता सके कि उसका क्या क्राइटेरिया है। ऐसा ना हो कि हम लोग जो डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं वहाँ से कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ गलतियाँ हो जाए। तो उस गलतियाँ को सॉर्ट आउट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम लोग कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। 2 प्रकार के रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा पढ़ना है हम लोगों को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन को पढ़ने के बाद फाइनली वी आर एबल टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों हम लोग रिएक्शन को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, जिसका नाम है एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन। जो हमारा सिंपल रिएक्शन होता है उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, और एलिमेंट्री रिएक्शन किससे कहते हैं, जो कि एक सिंपल रिएक्शन होगा। तो कहते हैं कि द रिएक्शन विच अकर्स इन ओनली वन स्टेप, जो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, एक ही स्टेप में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे रिएक्शंस को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन कहते हैं। अब बच्चों का अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी कहा जाए तो इसका मतलब रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाने का मतलब है कि एक ही बार में सारा का सारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होता है, आपस में कोलाइड करता है और रिएक्शन जो है क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मतलब फिर दोबारा उसको किसी स्टेप की आवश्यकता नहीं है कि फिर दोबारा बार में जो है कोई दूसरा मॉलिक्यूल आपस में टकराने की आवश्यकता पड़े। मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो है ये वन टाइम में कोलाइड करके जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड एट अ टाइम इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन। This the reaction which occurs in only one step is called elementary reaction or simple reaction. In other words, the reaction in which reactant molecule collide at a time is called
एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन। तो बच्चों जो भी रिएक्शन वन स्टेप में हो रहा है, जो भी रिएक्शन एक ही बार में हो जा रहा है, एक ही स्टेप में हो जा रहा है, उस सारे रिएक्शन को क्या कह रहे हैं हम लोग? एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन। अब मैटर है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बच्चों कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है वैसा रिएक्शन है जो दो या दो से अधिक स्टेप्स में होता है। मतलब द रिएक्शन विच अकर्स इन टू और मोर सेवरल स्टेप्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और ऐसा भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेवरल एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, मतलब जो एक एक स्टेप में जो रिएक्शन हो रहा है उन सारे रिएक्शन के कॉम्बिनेशन को क्या कह रहे हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कह रहे हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग द रिएक्शन which occurs in two or more several steps is called complex reaction. In another words, complex reaction is the combination of two or more several एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो जो दो या दो से अधिक सेवरल एलिमेंट्री रिएक्शन टू और मोर स्टेप्स में जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब मैटर है कि रिएक्शन एक स्टेप में हो जा रहा है तो बच्चों वहाँ से आराम से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर रिएक्शन टू और मोर सेवरल स्टेप्स में हो रहा है तो कौन से स्टेप को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए लेंगे, है ना? यहाँ से ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो बच्चों कहते हैं कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब जो भी रिएक्शन हमारा टू और मोर सेवरल स्टेप्स में हो रहा है, वहाँ पर दो बातें जो है देखने योग्य होता है और कंसिडर करने योग्य होता है कि कौन सा स्टेप फास्ट है और कौन सा स्टेप हमारा स्लो है। तो जैसा कि पिछले बार में हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में कि जो रिएक्शन काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है, जो रिएक्शन काफ़ी फास्ट है, वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना बच्चों इम्पॉसिबल होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी कैलकुलेटेड बाय द स्लोएस्ट स्टेप। और जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स कहते हैं। तो मतलब हम लोग को देखना है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो भी स्टेप्स हैं उन स्टेप्स में कौन सा स्टेप जो है हमारा क्या है? स्लोएस्ट स्टेप है। जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होगा दैट विल बी आवर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि वहाँ से हम लोग रेट को डिटरमिन कर सकते हैं, वहाँ से हम लोग रेट लॉ इक्वेशन को लिख सकते हैं। और अगर रेट लॉ इक्वेशन जहाँ से लिखा जाएगा वहीं से हम लोग क्या कर पाएंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर एक रिएक्शन को कंसिडर किया जाए, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को, जैसे मान लिया जाए कि कोई रिएक्शन जो है वो x प्लस 2y प्लस z और वो बन रहा है एज अ प्रोडक्ट n। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो टू और मोर सेवरल स्टेप्स में होना है। तो हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात कर ले रहे हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हाउ कैन दे प्रोसीड। तो स्टेप फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो स्टेप फर्स्ट कहता है कि ये जो है x
है ना, x प्लस वाई मिल करके बन जाता है m। ठीक है, पहला स्टेप में जो है रिएक्शन में x और y एक दूसरे के साथ कंबाइन करके क्या बन जाता है, m बन जाता है, जहां पर का रेट कांस्टेंट जो होगा वो K1 होगा और उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो EA1 होगी। और जब ये रेट कांस्टेंट K1 और एक्टिवेशन एनर्जी EA1 के साथ जो है वो m प्रोडक्ट के रूप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो कहते हैं क्या कि ये जो हमारा प्रोसेस है ना बच्चों, ये जो हमारा स्टेप है, ये जो हमारा स्लो स्टेप है। तो स्टेप सेकेंड क्या है हमारा, तो स्टेप सेकेंड में बच्चों m जो है वो Z से रिएक्शन करके O का फॉर्मेशन करता है। और ये जो हमारा स्टेप है वो मान लिया जाए कि वेरी फास्ट स्टेप है, बहुत ज़्यादा फास्ट, ठीक है, O में कन्वर्ट हो जा रहा है। और स्टेप 3 की बात अगर हम लोग करें, क्योंकि अभी तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है, तो स्टेप 3 में कहते हैं क्या कि रिएक्शन जो है वो O जो है वो Y के साथ रिएक्शन कर करके N के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक फास्ट स्टेप है। तो ये जो है क्या हुआ, हमारा रिएक्शन का मैकेनिज्म हुआ कि रिएक्शन जो है कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग को पता क्या करना है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें रेट लॉ इक्वेशन लिखना पड़ेगा। और रेट लॉ इक्वेशन जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए स्लोएस्ट स्टेप के लिए ही लिखा जा सकता है। तो स्लोएस्ट स्टेप हमारा कौन सा है, ये वाला स्टेप है। तो रेट लॉ इक्वेशन भी हमारी मजबूरी है कि यहीं पे लिख पाएंगे, क्योंकि कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन चूंकि ये वेरी फास्ट है, ये फास्ट है, तो यहाँ इस दोनों स्टेप से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर से हम लोग उसका रेट लॉ इक्वेशन को लिख नहीं सकते हैं। तो जहाँ से रेट लॉ इक्वेशन को नहीं लिख पाएंगे या जहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर किसी भी हाल में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, तो उससे पहले बच्चों एक बात और हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारा ये K2 होगा, ये 2 होगा और ये K3 होगा और ये क्या हो जाएगा, ये 3 होगा। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि EA1 जो है वो EA2 और EA2 से जो है वो EA3 क्या है, बड़ा है, यानी कि धीरे धीरे एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो स्टेप्स के लिए क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है ना। अगर ये रिएक्शन बहुत फास्ट है तो निश्चित रूप से अगर हम ऐसा मान लें, अगर फास्ट है तो निश्चित रूप से ये सबसे ज़्यादा होगा, ये सबसे कम होगा। तो रिएक्शन जितना फास्ट होगा इसका मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, उतनी ही कम है। तो ध्यान रहे, जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी का जो है रेट कांस्टेंट के साथ जो है ना उल्टा संबंध होता है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होगा, K3 का, फिर K2 का, फिर किसका होगा, K1 का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग E और K में संबंध भी देख लिए। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों इसके बेसिस पे ना, तो हम लोग क्या कहेंगे कि R इक्वल्स टू, अगर इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो Z भी है हमारा, लेकिन Z जो है और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या है, concentration of Z, because Z reactant is not present in step first which is slowest step। ठीक है ना, जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप है वहाँ पर Z जो है प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो Z के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम लोग ऐसा ले सकते हैं बच्चों, स्लोएस्ट स्टेप के लिए जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू K इंटू X टू द पावर 1, Y टू द पावर 1 और Z टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कुछ का भी पावर 0 होने का मतलब है कि वो जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो X और Y के कंसंट्रेशन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो 1 + 1 2। अब बच्चों ध्यान से देखिए आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ 2 आया, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन देखते हैं तो 1 + 2 + 3 1 + 2 + 1 4 हो जाता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से हम लोग को ये भी ध्यान देना होगा कि रिएक्शन एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो वहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप क्या है हमारा, स्लोएस्ट स्टेप है। और स्लोएस्ट स्टेप जो हमारा होगा वहीं पर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को
फाइंड आउट कर सकते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं, या वहीं पर हम लोग रेट लॉ इक्वेशन को लिख सकते हैं, या वही स्टेप से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि बच्चों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो है हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए सकते हैं कि द स्लो elementary step of complex reaction is the rate determining स्टेप। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ऐसा लिख सकते हैं कि रेट लॉ इक्वेशन एंड ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्लो एलिमेंट्री स्टेप। ऐसा लिख सकते हैं, रेट लॉ इक्वेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विल बी रिटेन बाय स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को और थोड़ा सा हम लोग ब्रॉड वे में ले जाते हैं कि और कब हमें परेशानी हो सकती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने में। अब बच्चों ध्यान सुनिए मेरी बात, अगर कोई भी रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट है और दो रिएक्टेंट में से दो तीन कितने भी रिएक्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें कोई भी एक रिएक्टेंट अगर एक्सेस अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो हम लोग कहेंगे क्या कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन ह्यूज अमाउंट इन अ केमिकल रिएक्शन इज जीरो। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी ऐसा रिएक्टेंट है जो कि ह्यूज अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा। मतलब उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जो है हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बाकी जो हमारा रिएक्टेंट जो रेस्ट बचेगा उसके बेसिस पे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ऐसा क्यों, अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो क्यों रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो कारण है बच्चों, क्योंकि मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में कंसंट्रेशन है तो वहाँ पर से कंसंट्रेशन चेंज जो होगा पर यूनिट टाइम में आपको देख पाना वो बहुत मुश्किल होगा, 9 के बराबर आप देख पाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कंसंट्रेशन कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। जब कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो फिर उससे रिलेटेड आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर कोई भी रिएक्टेंट है उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बहुत ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन किसी रिएक्शन में प्रेजेंट है, तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो पर यूनिट टाइम में चेंज इन कंसंट्रेशन हम लोग देख नहीं पाएंगे, हम लोग कंसिडर नहीं कर पाएंगे। तो क्या कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके कारण है, बाकी जो बचा रिएक्टेंट उसके कारण है, क्योंकि इसमें चेंज हम लोग को समझ में आ नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि चेंज हुआ नहीं है, लेकिन चेंज पर यूनिट टाइम इतना कम होगा कि आपको पता ही नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में कंसंट्रेशन है। तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट है उस रिएक्टेंट के जो कि केमिकल रिएक्शन में क्या है, ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं पर भी कोई एक्सेस अमाउंट में कोई रिएक्टेंट लिखा हुआ है तो उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो कहने का मतलब क्या कि अगर कोई रिएक्शन को कंसिडर कर ले A + B to P, तो ध्यान से देखें बच्चों, अगर हम ये मान लें कि B जो है हमारा क्या है, एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर B हमारा एक्सेस अमाउंट में है तो हम लोग रेट लॉ इक्वेशन क्या लिखेंगे, R = K × A⁻1 और B⁻ क्या लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में है तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B 0। ठीक है, तो R = क्या लिखेंगे हम लोग, K × A। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
1। देखने से लग रहा था 2, इसका कोएफिशिएंट 1 वही पावर पर एज करता, इसका कोएफिशिएंट भी 1 वही पावर पर एज करता, लेकिन यहाँ एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण से जो है यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू 0। तो जो भी रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए के कारण ही होगा। ठीक है, तो अब जो सीधी सी बात है कि आप कैसे कहेंगे नहीं सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो बच्चों इसके लिए सीधी सी बात है वो एक्सपेरिमेंट करके ही आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कहते भी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटल टर्म है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड से ही पता किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हर हाल में किसी गिवन एक्सपेरिमेंटल डाटा मेथड के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग कहते हैं क्या कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, इट मे बी फ्रैक्शन, इट मे बी 0 और इट ऑलवेज अ होल नंबर, ये हमेशा एक होल नंबर होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रहे, मैं एक पॉइंट छोटा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ होल नंबर, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may be fraction 0 but it never be a negative value, कभी ये बच्चों नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोगों को कैलकुलेट करने आ गया होगा। तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आज यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।